हेलो एवरीवन। वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ जी सर, क्लियर है। अभी स्टार्ट करें। यस सर। आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ अभी। 1 सेकेंड। ये विजिबल है सबको स्लाइड? ये स्लाइड विजिबल है सबको मनीष जी? यस सर। जो लास्ट क्लास में हमने देखा था वो रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल देखा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट में। अभी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, मतलब सेकंड पार्ट है इस क्लास का। इसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ का देखते हैं। वैसे तो इंडिविजुअल का सबसे इम्पोर्टेंट था, बट आपका जो मेन जो क्वेश्चन आ सकता है वो सभी का आ सकता है कि जितने भी एसएससी हैं सभी का आप रेजिडेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग प्रोविजन बताइए। तो इंडिविजुअल का कंप्लीट हो गया था। अभी आज हम कंप्लीट करते हैं इस क्लास को। इसमें हम एचयूएफ का, कंपनी का और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या एओपी बीओआई फर्म, उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन देखेंगे। और उसके बाद स्कोप ऑफ इनकम देखेंगे जो इसका बी वाला पार्ट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कि एचयूएफ की आवासीय स्थिति के बारे में क्या प्रोविजन है। तो इसमें अगर रेजिडेंस की बात करें कि एचयूएफ रेजिडेंट कब होगा या निवासी कब होगा। अब देखिए इसका मेन रूल देखिए। ये एचयूएफ वुड बी रेजिडेंट, जो एचयूएफ है वो रेजिडेंट होगा इन इंडिया, मतलब इंडिया में रेजिडेंट कब होगा, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है उसके अफेयर्स का, जो भी उसके कामकाज हैं, दिल्ली के कामकाज है, जो अफेयर्स हैं, उसका जो मेन कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है, वो इंडिया में है। ठीक है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो उसके बिजनेस का है वो कहाँ पर है, वो होली एंड पार्टली, मतलब कि पूरा भी हो सकता है और पार्टली भी हो सकता है, वो इंडिया में अगर स्थित है तो उसको रेजिडेंट बोलेंगे। ठीक है। तो एक एचओ भारत में निवासी होगा यदि उसके मामलों का नियंत्रण, मतलब कि उसके बिजनेस का नियंत्रण वो प्रबंध भारत में पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित है। ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसको बोलेंगे, जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है किसको बोलेंगे। देखिए इसका भी कुछ मीनिंग है। तो मीनिंग ऑफ टर्म कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का अर्थ है सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो उस एचयूएफ का जो सेंट्रलाइज जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, वो इंडिया में है या बाहर है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो उसका करता है वो इंडिया में रहता है या बाहर रहता है, बट उसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं आएगी, मतलब जो सेंट्रलाइज कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। एंड नोट टू द कैरी ऑन ए डे टू डे बिजनेस बाई सर्वेंट एम्प्लॉयज़ और एजेंट, कि उसके जो भी जितने भी, मान लो अगर एच में कोई नौकर है या फिर एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं या एजेंट रखे हुए हैं, ठीक है, वो तो डे टू डे बिजनेस वाले हैं, तो उससे मतलब नहीं है। उसका जो मैन करता है, उसका जो मैन मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है, वो अगर इंडिया में है तो ये माना जाएगा कि कंट्रोल मैनेजमेंट है वो इंडिया में स्थित है। तो देखिए नियंत्रण और प्रबंध का अर्थ क्या है, जो केंद्रीय नियंत्रण और प्रबंध से है, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल होना चाहिए। तो इसमें नौकरों, कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा दिन प्रतिदिन के कारोबारों को चलाने के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब उससे मतलब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब जैसे मैंने बताया कि उसका सेंट्रलाइज कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए, बट जो उसका जो बिजनेस है वो इंडिया के बाहर किया जा सकता है, मतलब इंडिया के बाहर से किया जा सकता है बिजनेस। मान लो कोई भी उसका मेंबर हो, उस फैमिली का मेंबर हो, एचयूएफ का मेंबर हो, वो अगर मान लो फॉरेन में रहता है, वहाँ से भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट सेंट्रलाइज कंट्रोल वो इंडिया में होना चाहिए। तो द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से बिजनेस हो सकता है, एंड येट इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में बी होली विद इन इंडिया, इंडिया में होना चाहिए। देयरफॉर 1 सेकेंड। Therefore, control and management of a business is said to be situated at a place where the head and brain of the adventure is situated। मतलब कि जो सेंट्रल कंट्रोल
और जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस का कहाँ माना जाएगा, जहाँ पर उसका जो मेन हेड है और उसका जो ब्रेन है, या बोल सकते हो कि उस एच का जो मेन हेड और ब्रेन जो करता बोलते हैं वो इंडिया में सिचुएटेड है। वो चाहे बाहर से बिजनेस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो व्यवसाय भारत के बाहर से भी किया जा सकता है और फिर भी उसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्ण रूप से भारत के भीतर हो सकता है। इसलिए एक व्यवसाय का नियंत्रण और प्रबंध उस स्थान पर स्थित कहा जाता है जहाँ का प्रमुख मस्तिष्क स्थित होता है। मतलब उस एच का कर्ता कहाँ पर स्थित है उससे उस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्लेस ऑफ कंट्रोल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग द बिजनेस। जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, एच कोई भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मान लो मुंबई में है, ठीक है, अब वो मुंबई से सारा बिजनेस कर रहे हैं, बट उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो मान लीजिए बाहर है इंडिया के। तो रजिस्टर्ड ऑफिस से मतलब नहीं है, अगर उसका जो सेंट्रलाइज कंट्रोल जो है वो अगर इंडिया के बाहर है तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इंडिया में होना जरूरी है। या आप ऐसा मान सकते हैं कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंडिया के बाहर है, बट उसका जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है वो इंडिया के अंदर है, तब ये रूल अप्लीकेबल हो जाएगा, तब ये माना जाएगा वो रेजिडेंट है। तो प्लेस ऑफ जो प्लेस ऑफ कंट्रोल में बी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग द बिजनेस। ठीक है, मतलब कि जो बिजनेस का जो रन होता है या रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसका प्लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो कंट्रोल है वो इंपॉर्टेंट है। एंड समटाइम्स इवन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एसएससी, जिसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस भी बोलते हैं, दिस इज बिकॉज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस नीड नॉट नेसेसरली बी डन फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब उसका कंट्रोल है वो बिजनेस प्लेस पे होना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो नियंत्रण का स्थान व्यवसाय चलाने के सामान्य स्थान और कभी कभी निर्धारित के पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो सकता है, कि उसका सेंट्रल कंट्रोल रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग हो सकता है। तो रेजिडेंट में देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, जो एच का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट वो इंडिया में होना चाहिए। अगर वो इंडिया में नहीं है तो वो रेजिडेंट नहीं है, बस सीधा सा रूल है। उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि सेंट्रल कंट्रोल किसको बोलेंगे, बाहर से भी वो बिजनेस कर सकता है, इंडिया के बाहर से भी कर सकता है, या रजिस्टर्ड ऑफिस से भी उसका अलग हो सकता है सेंट्रल कंट्रोल। ये उसके बस एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए कि वो रेजिडेंट कब होगा वो हमने जान लिया। अब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, वो कैसे होगा वो देखिए। कि निवासी तो हो गया वो, अब सामान्य रूप से निवासी, कि सामान्य रूप से निवासी या निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं, उसका क्या रूल है। तो ये सेम रूल वही है जो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल था, जो रूल इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल था वो सेम रूल है। ये देखिए, इफ कर्ता ऑफ ए रेजिडेंट एच जो भी रेजिडेंट एच है, मतलब रेजिडेंट हमने घोषित कर दिया, अब उसका जो कर्ता है सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस, अब उसको दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, जैसे हमने इंडिविजुअल में देखा था, तो वो क्या माना जाएगा, वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा। तो यदि निवासी एच का कर्ता निम्नलिखित दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है, जो एडिशनल कंडीशन जो उसमें थी इंडिविजुअल में थी, जो सेम इसमें है। अब क्या है, तो रेजिडेंट एच विल बी रेजिडेंट, जो रेजिडेंट एच है वो रेजिडेंट होगा, एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट हो गया था वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, अदरवाइज इट विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब कि वो रेजिडेंट होगा और ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा अगर वो दोनों कंडीशन पूरी कर देता है। अब दोनों कंडीशन क्या है, कर्ता ऑफ रेजिडेंट, उसमें तो इंडिविजुअल आया था, बट कर्ता ऑफ रेजिडेंट एच शुड बी रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। मैंने पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था आपको कि पिछले 10 सालों में से 2 साल वो रेजिडेंट रहे। जो रेजिडेंट मैंने इंडिविजुअल में पढ़ाया था वो सेम रूल इसमें है कि 10 सालों में से 2 साल वो रेजिडेंट रहे। ठीक है, निवासी एच का कर्ता प्रासंगिक पिछले वर्ष से ठीक पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 साल वो निवासी रहे। फर्स्ट रूल तो ये था, और साथ में ये दोनों को कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। और स्टे ऑफ कर्ता, अब इसका जो कर्ता है उसमें रेजिडेंट था, बट यहाँ पर कर्ता है, कर्ता ड्यूरिंग 7 years, जो 7 प्रीवियस ईयर में से 730 दिन वो इंडिया में रहे। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर देता है तो वो रेजिडेंट होने के साथ साथ ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी हो जाएगा, अदरवाइज वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। ये सेम रूल जो इंडिविजुअल में था वो सेम रूल इसमें है।
अब देखिए वो नॉन रेजिडेंट कब होगा, रेजिडेंट का रूल हमने देख लिया, अब नॉन रेजिडेंट कब होगा एच यू एफ। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो हमने देखा था ना अभी, कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है। अब देखिए इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया में अगर थोड़ा सा भी है तब वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा, क्योंकि उसमें होली और पार्टली था। बट इसमें अगर इंडिया में बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब टोटली ही बाहर है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। इस केस में वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। 1 सेकेंड। अब देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस का एक छोटा सा चार्ट देखते हैं एच का, कि इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, इसमें हम कंट्रोल और मैनेजमेंट देखेंगे। सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, कि पार्टली है इंडिया में या होली है, होली और पार्टली इंडिया, इंडिया में अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट है, अगर है यस तो रेजिडेंट है। अब उसको एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो 2 साल 10 सालों में से 2 साल अगर रेजिडेंट है और प्लस 730 दिन पिछले 7 सालों में इंडिया में है, अगर ये कंडीशन पूरी है तो वो ROR हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये कंडीशन पूरी नहीं करते आप तो RNOR हो जाएगा। और अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है ही नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। इसमें बताइए कोई डाउट है तो, कोई डाउट है इसमें? नो सर। हेलो सर। हाँ जी। सर इसमें जो 2 कंडीशन दे रखी है, तो सर इसे दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना? हाँ दोनों होनी चाहिए, प्लस है ना, प्लस मतलब दोनों। हाँ सर वही पूछा था हाँ, मैंने, तो, कभी सर इसमें से एक हो कि नहीं, दो में से नहीं, कोई नहीं, एक नहीं, कंडीशन नहीं है, एक फुलफिल हो रही है तो दोनों उसके दोनों बाद माना जाएगा। दोनों होना चाहिए इसमें। ओके सर, मैंने दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तब जाके फिर हाँ वो हो जी, जाएंगे। हाँ जी। ओके सर, थैंक तो हमारा एच का हो गया। एच में देख सीधा सीधा रूल है बस, कि कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो NRI हो गया, कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है वो चाहे पार्टली हो चाहे फुल्ली हो वो फिर रेजिडेंट हो गया। और उसमें से भी फिर वो इंडिविजुअल वाले रूल एडिशनल रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे, कि 2 साल 10 सालों में से और 730 दिन 7 सालों में से, अगर ये रूल अप्लीकेबल है तो ये ROR हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो RNOR हो जाएगा। हेलो सर। हाँ जी। सर एक्चुअली मैंने ना क्लास लेट ज्वाइन की है, तो सर एचयूएफ के बारे में जो थोड़ा डिफाइन कर दीजिए प्लीज। नहीं एच का देखिए कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा क्लास नहीं निकली थी इसमें। देखिए एच में क्या था कि जैसे इंडिविजुअल का मैंने बता दिया था, एच में देखिए रेजिडेंट कब होगा वो, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट है उसके अफेयर्स का, मतलब बिजनेस के अफेयर्स का जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो होली और पार्टली या तो पूरा हो या थोड़ा सा भी हो, वो इंडिया में अगर है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। और कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब ये डे टू डे एक्टिविटी से मतलब नहीं है, उसका जो मेन जो हेड है या करता है उसके कंट्रोल होना चाहिए पूरा इंडिया में। और साथ में वो बाहर से भी बिजनेस कर सकते हैं, कंट्रोल मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, बट अगर वो बाहर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए। बस यही था और कुछ नहीं है। सर ये एचयूएफ की जो शॉर्ट फॉर्म पे की हुई है सर, ये इसकी फुल फॉर्म क्या ये है तो सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, जो मैंने आपको पर्सन्स बताए थे स्टार्टिंग में, पर्सन बताइए, पर्सन की कैटेगरी में जैसे इंडिविजुअल होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ठीक है। ओके ओके सर, ओके हाँ, ओके। तो फर्म कंपनी। एक्चुअली सर उस टाइम मैंने क्लास थोड़ा अटेंड हाँ नहीं जी, की हाँ थी ना जी। सर, इसलिए थोड़ा है। और ये मैंने चार्ट से भी बता दिया है। और नॉन रेजिडेंट कब होगा इसमें, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, जो इंडिविजुअल वाली जो अप्लीकेबल जो रूल्स है कि दोनों को कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। और नॉन रेजिडेंट कब होगा कि कंट्रोल मैनेजमेंट आउट ऑफ इंडिया है, या इस चार्ट से भी आप स्मॉल में समझ सकते हैं कि कंट्रोल मैनेजमेंट अगर इंडिया में नहीं है तो नॉन रेजिडेंट, अगर है तो रेजिडेंट, और साथ में एडिशनल पूरी करता है तो ROR, अदरवाइज RNOR। ओके सर, ओके समझ गया सर। अब देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, वो एच था। अब रेजिडेंट, 1 सेकेंड, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ, अभी हम फर्म्स का देखेंगे। ये देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसकी मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा कि फर्म्स क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, क्योंकि मैं डिटेल में पहले बता चुका हूँ डेफिनेशन में, अगर आप देखेंगे वहाँ जाके देख सकते हैं।
तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स का क्या रूल है देखिए, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें देखिए रेजिडेंट कब होगा, वो एक फर्म एओपी और बीवाई रेजिडेंट कब होगी, तो ए फर्म एंड एन एओपी बीवाई वुड बी रेजिडेंट कब होगी, इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। इसका मतलब वो सेम रूल है, एचयूएफ वाला सेम रूल है कि अगर पार्ट में या फुल्ली इंडिया में कंट्रोल और मैनेजमेंट है उसका तो वो रेजिडेंट होगी, और वेयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट होगा। बस इसमें सिंपल सा रूल है। इसमें मतलब कि RNOR ROR ये वाले रूल अप्लीकेबल नहीं है, या तो वो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक थोड़ा सा चार्ट भी देख सकते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एओपी या बीवाई, इसमें नॉन रेजिडेंट कब होगी, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउट ऑफ इंडिया, और रेजिडेंट कब होगी, इन ऑल अदर केसेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सम इन इंडिया सम इन आउटसाइड इंडिया। मतलब पार्टली और होली अगर इंडिया में है तो रेजिडेंट हो जाएगी, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ये किस पे है, फर्म एओपी और बीवाई पे। अब देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज की, कंपनीज में क्या रूल अप्लीकेबल है। हमारा इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एओपी बीवाई कंप्लीट हो गया है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज, कंपनीज में क्या रूल है। तो कंपनियों की आवासीय स्थिति के बारे में देखिए, ये रेजिडेंट कब होगा, रेजिडेंट कब होगा। तो देखिए एक कंपनी वुड बी रेजिडेंट, एक कंपनी रेजिडेंट होगी इंडिया में इन एनी प्रीवियस ईयर इफ, मतलब रूल क्या है, अगर इट इज ए इंडियन कंपनी। अगर आप देखोगे इंडियन कंपनी की डेफिनेशन क्या है, तो आप डेफिनेशन में जाके देख सकते हो, मैंने बताया था आपको इंडियन कंपनी क्या डेफिनेशन है। तो अगर इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट रहेगी, इसमें कोई वो अलग रूल नहीं है। अगर वो इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट है, और अगर वो फॉरेन कंपनी है, अगर वो इंडियन कंपनी नहीं होगी फॉरेन कंपनी है, तो ये फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट्स, बट इसमें एक कंडीशन है, कोई भी अगर फॉरेन कंपनी है और उसकी जो टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट्स है वो अगर 50 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, ए फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट्स इन द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 50 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा अगर उसकी टर्नओवर है, और अगर वो फॉरेन कंपनी है तो इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब इसमें देखिए वो उसमें कंट्रोल था, इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, जिसको हम POEM बोलते हैं, POEM। इसमें देखिए फिर बताता हूँ, रेजिडेंट कब होगी कंपनी, अगर वो इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट होगी, और अगर फॉरेन कंपनी है तो अगर 50 करोड़ से ऊपर उसका टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट है तब वो होगी रेजिडेंट। बट उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया, वो इंडिया में होना चाहिए। उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है जिसको POEM भी बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो इंडिया में होना चाहिए, वो 50 करोड़ से ज़्यादा उसके टर्नओवर है और फॉरेन कंपनी है तो वो रेजिडेंट हो जाएगी। तो देखिए एक विदेशी कंपनी जिसका पिछले वर्ष में टर्नओवर या सकल प्राप्ति 50 करोड़ रुपए से अधिक है तो भारत में निवासी है, यदि संबंधित पिछले वर्ष के दौरान प्रभावी प्रबंधन, जो POEM भी बोलते हैं, का स्थान भारत में है, मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में है उसका, वो 50 करोड़ से ज़्यादा है टर्नओवर। अब देखिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब इसका कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन ए प्लेस, वो ऐसा प्लेस है वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस, जो कंपनी के जो की मैनेजमेंट होते हैं, जो डायरेक्टर्स भी बोल सकते हो, एंड जो कॉमर्शियल डिसीजंस होते हैं, और कॉमर्शियल डिसीजंस बोर्ड मीटिंग में होते हैं, तो बोर्ड मीटिंग हो गई या उसके जो डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं, दैट आर नेसेसरली फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटाइटी एज ए होल आर इन सब्सटेंस मैट। मतलब इंडिया में जो बड़े बड़े डिसीजन उसकी कंपनी के लिए जाएँ, या उसका जो की मैनेजमेंट है वो इंडिया में रहे, या कॉमर्शियल डिसीजंस लिए जाएँ, या बोर्ड मीटिंग हो, सारी इंडिया में हो, तो उसको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोला जाएगा। तो उसका अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, वो फॉरेन कंपनी है, वो 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो वो रेजिडेंट हो जाएगी, और इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट रहेगी, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया,
मैंने बताया था ना, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट रहेगी। इवन इफ एन इंडियन कंपनी इज कंट्रोल्ड फ्रॉम ए प्लेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो चाहे इंडिया के बाहर से भी अगर कंट्रोल हो, मतलब अगर फॉरेन इंडियन कंपनी कोई फॉरेन से भी अगर कंट्रोल हो रही है, या उसके जो 51% जो वोटिंग पावर है वो इंडिया के बाहर है, या उसमें सारे डायरेक्टर सब है वो नॉन रेजिडेंट भी है, सब कुछ बाहर से हो रहा है, फिर भी वो रेजिडेंट होगी क्योंकि वो इंडियन कंपनी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बाहर से मैनेजमेंट है उसका। तो इवन इफ एन इंडियन कंपनी इज कंट्रोल्ड फ्रॉम ए प्लेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से भी अगर वो कंट्रोल है तब भी वो रेजिडेंट रहेगी। और इवन इफ शेयर होल्डर्स ऑफ ए इंडियन कंपनी, अगर उसके शेयर होल्डर भी 51% अगर बाहर से है, जो उसकी वोटिंग पावर है वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में सारे सिचुएटेड है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट रहेगी। तो एक भारतीय कंपनी हमेशा भारत में निवास करती है, भले ही एक भारतीय कंपनी भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से नियंत्रित हो, मतलब बाहर अगर नियंत्रित है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही 51% से अधिक मतदाता शक्ति को नियंत्रित करने वाली भारतीय कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो एनआरआई हो, मतलब उसके 51% से ज़्यादा एनआरआई है, उसके तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंडियन कंपनी है, तो सीधा सा रूल है वो रेजिडेंट रहेगी। अब नॉन रेजिडेंट कब रहेगी ये, तो इंडियन कंपनी तो इसमें आएगी नहीं, वो तो हमेशा रेजिडेंट रहेगी। अब फॉरेन कंपनी रेजिडेंट हो सकती है, नॉन रेजिडेंट हो सकती है। अगर 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है और इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट रहेगी, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट रहेगी। तो एक फॉरेन कंपनी वुज एनुअल टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड इज 50 करोड़ और लेस, इससे अगर कम है, कैन नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया में रेजिडेंट नहीं हो सकती। अब ये रूल आया था असेसमेंट ईयर 17-18 से, ठीक है। इसमें कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। अब देखिए छोटा सा चार्ट से भी देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, रेजिडेंट कब रहेगी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट है, और फॉरेन कंपनी अगर 50 करोड़ से ज़्यादा अगर उसका टर्नओवर है और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका इंडिया में है। और नॉन रेजिडेंट कब रहेगी, तो इंडियन कंपनी तो आएगी नहीं इसमें क्योंकि वो तो पहले ही थी। अब फॉरेन कंपनी का अगर 50 करोड़ से कम है टर्नओवर और साथ में अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। अब देखिए लास्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए लोकल अथॉरिटीज़ एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कि स्थानीय प्राधिकरण और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों की आवासीय स्थिति क्या है। इसमें थोड़ा सा रूल है, रेजिडेंट कब होगी है, इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, मतलब फर्म एओपी बीओआई में और एचयूएफ में, और साथ में इसमें ये सेम रूल है कि इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, ठीक है, कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में या पार्टली इंडिया में है या फुल इंडिया में है। और नॉन रेजिडेंट कब रहेगी, वेयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, मतलब पूरा पूरा अगर आउटसाइड इंडिया तो वो नॉन रेजिडेंट रहेगी। ये सेम रूल मैंने फर्म में बताया था, एओपी बीओआई में, और साथ में एचयूएफ में भी मैंने बताया था। अब देखिए हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। इसमें देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसी एंड चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस का बताया था जो सेक्शन 6 था। अब मैं सेक्शन 5 पे आ रहा हूँ कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये देखिए चार्ट से मैंने बताया था कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ है वो रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं, या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं। और फर्म एलएलपी एओपी बीओआई और कंपनी में रेजिडेंट होंगे नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए ये है नेक्स्ट सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तब उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, अगर वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, और नॉन रेजिडेंट है तो कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं
स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5। अब देखिए पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्या है। तो सेक्शन 5 प्रोवाइड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी, कि धारा 5 निर्धारित की आवासीय स्थिति के संदर्भ में कुल आय का दायरा प्रदान करता है, कि अगर निवास स्थिति हमने कैलकुलेट कर लिया है तो उसका क्या दायरा है, क्या स्कोप है, कि कितने में वो टैक्स देगा। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी पर्सन डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिडेंशियल स्टेटस, कि कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होने के बाद उसके बाद ही हम फिर डिसाइड कर पाते हैं, या किसी भी व्यक्ति पर कर का भार उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है, कि आवासीय स्थिति उसकी क्या है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि उसकी कौन से पे वो टैक्स देगा, कौन से इनकम पे वो टैक्स देगा। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस, 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, ठीक है। तो एक निर्धारित की कुल आय का दायरा निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है। जो भी स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। सबसे पहले तो एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिसाइड करेंगे, जो हम कर चुके हैं। उसके बाद द प्लेस ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम, वेदर अक्रूवल और डिम्ड, कि उसकी जो भी इनकम है वो रिसिप्ट हो गई है या अक्रूड हो गई है। इसकी डिटेल, मतलब अक्रूड इनकम क्या है, रिसिप्ट ऑफ इनकम क्या है, डिम्ड इनकम क्या है, ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में अलग से बताऊंगा, डेफिनेशन में बताऊंगा। एक डेफिनेशन का पार्ट एक और आएगा। अभी बस मैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले हम डिसाइड करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उसके अक्रूड इनकम क्या है, या रिसिप्ट ऑफ इनकम क्या है, या उसकी डिम्ड अक्रूल इनकम क्या है, ठीक है। उपार्जित या प्राप्ति का स्थान चाहे वह वास्तविक हो या माना गया हो। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द इनकम हैड अक्रूड। अब वो टाइमिंग क्या है, मतलब कौन से टाइम पे उसने अक्रू किया है। तो वो नॉर्मली प्रीवियस ईयर में ही हम कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर में अगर अक्रू हुआ है तो मान लिया जाएगा उसमें मतलब कि टैक्स लग जाएगा, मतलब वह समय जिस पर निर्धारित को या उसकी ओर से आय अर्जित हुई थी या प्राप्त हुई थी। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगर वो रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉर्मली रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट को इक्वल माना जाता है। तो अगर वो रेजिडेंट तो है ही है, साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तब देखिए तब क्या होगा। तो द टोटल इनकम ऑफ ए रेजिडेंट असेसी वुड अंडर सेक्शन 5A कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि जो भी रेजिडेंट असेसी है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट असेसी है उसकी इनकम में क्या क्या शामिल होगा, ठीक है। धारा 5A के तहत एक निवासी निर्धारित की कुल आय में निम्नलिखित शामिल होंगे। क्या क्या इनकम शामिल होगी, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन सी इनकम शामिल होगी, कौन से पे टैक्स देगा वो। फर्स्ट है इनकम रिसीव्ड और डिम टू बी रिसीव्ड। आपको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा कि डिम टू रिसीव्ड इनकम क्या है। या रिसीव्ड इनकम में तो जितनी भी वो इनकम कमाता है, वो चाहे सैलरी से हो, ठीक है, वो चाहे अदर सोर्सेज से हो या बिजनेस से हो, कैपिटल गेन से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, सारी की सारी इनकम रिसीव्ड में मानी जाएगी। तो इनकम रिसीव्ड और डिम टू बी रिसीव्ड। अब डिम टू रिसीव्ड में वैसे लास्ट में आपको छोटा सा बता दूंगा, बट डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो इनकम रिसीव्ड या डिम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में मतलब पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय पे वो टैक्स देगा। कोई रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त हुई आय या प्राप्त मानी गई आय, दोनों पे टैक्स देगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो ये तो रिसीव हो गई थी, मतलब उसके अकाउंट में आ गई थी। उसके बाद इनकम विच अक्रूज और अराइज, मतलब कि इनकम अराइज हो गई है, अक्रू हो गई है, बट उसको मिली नहीं है अभी, बट उसने कमा ली है। तो इनकम विच अक्रू और अराइज और इज डिम टू अक्रू और अराइज, जैसे हमने डिम्ड इनकम यहाँ भी देखी थी ना, यहाँ भी डिम्ड अक्रू हो सकती है। तो डिम टू अक्रू अराइज और इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडिया में उसने आय जो पिछले वर्ष के दौरान भारत में उत्पन्न होती है या उपार्जित है, या उपार्जित या उत्पन्न मानी गई है, जो डिम्ड है वो सारी इसमें इंक्लूड होगी। तो आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं, उसको जो भी इनकम मिल गई है, रिसीव हो गई है, या रिसीव अगर नहीं हुई है बट अर्जित हो गई है या अक्रू हो गई है। और साथ में थर्ड है कि इनकम विच अक्रू और अराइज, मतलब कोई भी इनकम अक्रू हुई है या अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में था, ठीक है, ये देखिए इंडिया में है, ये दोनों इंडिया में है, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इंडिया में है, बट ये आउटसाइड इंडिया है।
ये वाला, ये आउटसाइड इंडिया है। तो इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब वो उसको रिसीव चाहे नहीं हुई हो, उसके अकाउंट में नहीं आई हो या इंडिया में नहीं लाई गई हो, बट उसने अर्जित कर लिया है, अक्रू कर लिया है और आउटसाइड इंडिया किया है, तो वो भी उस पे, उस इनकम पे भी वो टैक्स देगा। तो इसका मतलब कि जो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो पूरी पूरी इनकम पे टैक्स देगा, वो चाहे कहीं भी उसने कमाई हो, चाहे इंडिया में कमाई हो, बाहर कमाई हो, उसको मिली हो नहीं मिली हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब देखिए, अगर वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, पहले हमने रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखा था, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं है, तब देखिए, तो द टोटल इनकम ऑफ ए रेजिडेंट असेसी वुड अंडर सेक्शन 5(1) कंसिस्ट ऑफ, सेक्शन 5(1) के अनुसार ये इनकम उसमें शामिल होगी। तो सेम रूल है जो हमने पहले पढ़ा था कि इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, साथ में इनकम विच अक्रूर अराइज और डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया, इंडिया में आ गई हो मतलब अराइज हो गई हो, मतलब पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त या प्राप्त माने की आय, या आय जो पिछले वर्ष के दौरान भारत में उपार्जित उत्पन्न होती है, मतलब ये रिसीव हो गई या रिसीव नहीं हुई है, बस इतना ही फर्क है। अब देखिए थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा फर्क है, थर्ड पॉइंट में एक छोटा सा फर्क है। ये भी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देगा, जैसे इसने फॉरेन इनकम पे टैक्स दिया था ना लास्ट में, ये आउटसाइड इंडिया वाली इनकम पे टैक्स दिया था, यहाँ पर भी वो आउटसाइड इंडिया वाले में टैक्स देगा, बट एक छोटा सा कंडीशन है, इनकम अक्रूरिंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल उसने अर्जित कर लियो इनकम, ओनली इफ, बस एक ही कंडीशन में होगा, ओनली इफ सच इनकम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, मतलब इंडिया में कोई बिजनेस सेटअप है उसका, या बिजनेस कंट्रोल्ड है, या कोई प्रोफेशन कंट्रोल्ड या सेटअप है बट इंडिया में है, और उससे अगर फॉरेन में उसको इनकम प्राप्त होती है, मतलब आउटसाइड इंडिया प्राप्त होती है, और कैसे होती है, इंडिया में कंट्रोल्ड बिजनेस से, ठीक है, तभी वो इस पर टैक्स देगा, रेजिडेंट पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब टैक्स देगा, अगर इंडिया में उसको इनकम रिसीव हुई है, या इंडिया में उसको अर्जित हो गई है, या फिर फॉरेन इनकम पे देगा। फॉरेन इनकम पे कब देगा, कि कोई भी अगर बिजनेस सेटअप है या कोई प्रोफेशन सेटअप है वो इंडिया में सेटअप है और वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तभी वो टैक्स देगा इस पर। तो थर्ड पॉइंट तो है बट उसमें कुछ कंडीशन है। तो पिछले वर्ष के दौरान भारत के बाहर उपार्जित उत्पन्न होने वाली आय केवल तभी टैक्सेबल होगी जब ऐसी आय भारत में नियंत्रित व्यवसाय या स्थापित पैसे से प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं होगी, अदरवाइज कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर नॉन रेजिडेंट है तब क्या होगा, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तब कौन सी इनकम पे वो टैक्स देगा, अगर इंडिया में कोई नॉन रेजिडेंट है तब देखिए वो सेम रूल है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम विच अक्रूर अराइज इज और डीम्ड टू अक्रूर अराइज इन इंडिया, मतलब फॉरेन इनकम पे वो टैक्स नहीं देगा, मतलब एनआरआई है वो इंडिया में फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब देखिए छोटा सा चार्ट है, स्कोप ऑफ इनकम का चार्ट है। अब देखिए वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट है, तीन पार्ट बताए थे हमने। और स्कोप ऑफ टोटल इनकम में देखिए इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड है इंडिया में, तो तीनों लोग टैक्स देंगे उस पर, देखिए तीनों लोग टैक्स दे रहे हैं। इनकम अक्रू और अराइज और डीम्ड टू अक्रू और अराइज है, मतलब रिसीव नहीं हुई है बट अक्रू हो गई है, तो तीनों लोग टैक्स देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क होगा लास्ट वाले में। इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया और अक्रू और अराइज है, तो देखिए जो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो टैक्स देगा, यस, चाहे मतलब इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे वो इनकम इंडिया में आई हो नहीं आई हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो टैक्स देगा। अगर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब सेकंड नंबर वाला रेजिडेंट है, तो टैक्स तो देगा, बट एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, बट ओनली इफ सच इनकम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस और कंट्रोल्ड, मतलब जो बिजनेस है वो कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया,
मतलब इंडिया में कोई बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप है, कंट्रोल है, और उससे कोई बाहर इनकम प्राप्त होती है, तब वो टैक्स देगा इस पर, अदरवाइज नहीं देगा। और नॉन रेजिडेंट इस पर बिल्कुल नहीं देगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो। अब मैं देखो डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट आपको मैं बता देता हूँ इनकम डिम टू रिसीव्ड क्या होती है। मैंने यहाँ पर बताया था ना, डिम टू रिसीव इनकम। डिम टू रिसीव इनकम में 3 टाइप ऑफ इनकम कवर होती है, तो सेक्शन 7 है। फर्स्ट होती है कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। अगर कोई भी मान लो एम्प्लॉयर है, वो मान लो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, इसमें देखो ना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या पीएफ बोलते हैं, उसमें 12% से ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो वो इनकम डिम टू रिसीव इन इंडिया मानी जाएगी। या फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम, या उस पर पी पे जो भी अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है वो 9.5% से ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तो वो डिम्ड इनकम मानी जाएगी, डिम टू बी रिसीव्ड इनकम मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD। 80 CCD जिस पे अप्लीकेबल होता है, मतलब ये आप गवर्नमेंट टीचर बोल सकते हो। गवर्नमेंट टीचर के केस में क्या होता है, उनका पीएफ में नहीं जाता, उनका पेंशन में जाता है। तो कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द, ये एक्चुअल में पेंशन वाला रूल है। तो पेंशन में अगर 80 CCD रूल अप्लीकेबल हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो वो भी इनकम डिम टू रिसीव्ड माने जाएगी। फिर लास्ट में है अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है ये है, उससे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सॉरी उल्टा बता दिया, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कोई भी अमाउंट ट्रांसफर होता है तो उसमें माना जाएगा। इसकी डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस बेसिक बता रहा हूँ। अब इनकम डिम टू और अक्रूज और राइज इन इंडिया क्या होती है, ये तो रिसीव्ड बता दी मैंने, डिम टू रिसीव्ड बताई ये वाली। फिर होती है डिमिंग टू अक्रूज और राइज इन इंडिया। अक्रूज और राइज इंडिया तो ठीक है, पर डिम्ड क्या है, डिम्ड में देखिए ये सारे इंक्लूड है। इसको अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि इसको मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, आप ऐसे देख सकते हैं। और आपका अगर क्वेश्चन आ भी जाए, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आएगी, तो इसमें ये वाली डिटेल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस बेसिक नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हो। इसको डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इसकी मैं डेफिनेशन कराऊंगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। नहीं सर। खुश नसीब जी कोई है डाउट? नहीं है लग रहा, वो तो चले गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। हाँ सर, नोट जरूर शेयर कर नोट्स देना में सर। शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। यू टू सर। ओके बाय।